औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान गफूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड। आज हम वीके मेथड का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स के एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द डायमीटर ऑफ एन एटम इज़ अबाउट। तो इसके आगे चार ऑप्शन हैं, 10 की रेज़ पावर -10 मीटर, 10 की रेज़ पावर -8 मीटर, 10 की रेज़ पावर -2 मीटर और 10 की रेज़ पावर -15 मीटर। इनमें से देखते हैं कौन सा सही है। तो जो डायामीटर है एटम्स का तो वो डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर होता है डिफरेंट होता है, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं, उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डिफरेंट होंगे तो उनका साइज भी जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसलिए जो एटम का जो डायामीटर है वो होता है 1 × 10 की रेज़ पावर -10 मीटर से लेके 5 × 10 की रेज़ पावर -10 मीटर तक होता है। और यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल जो यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन में बात कर रहा है वो एक्सपोनेंशियल फैक्टर की बात कर रहा है। तो जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो क्या होता है, 10 की रेज़ पावर -10 नहीं होता है सबका। क्वेश्चन नंबर 2 है द नंबर ऑफ कंपाउंड्स अवेलेबल इन नेचर। तो इसमें 105, 300, 1000 अनलिमिटेड। तो अगर हम बात करें एलिमेंट्स की तो एलिमेंट्स तो 105 हैं, लेकिन उनसे मिलके जो कंपाउंड्स आगे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड मिलते हैं बनते हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है द मास ऑफ प्रोटॉन इज डैश द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो प्रोटॉन होता है वो 1837 टाइम्स हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, सही है। द इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, थर्मोआयनिक इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको वैलेंस शेल कहते हैं या वैलेंस शेल कहते हैं। तो उनमें उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आ गया इसका, चौथे का। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज लेस देन 4 द सब्सटेंस इज यूजुअली अ कंडक्टर, एन इंसुलेटर, अ सेमीकंडक्टर, नॉन ऑफ द अबव। तो जो अगर आपके जो एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन तो वो कंडक्टर कहलाता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि जितने भी एटम्स होते हैं वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं ताकि वो स्टेबल हो जाएं। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, गेन करते हैं या शेयर करते हैं। तो अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में क्या होता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, तो वो उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो वो एटम से इस्केप कर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर जो लेस देन 4 वाले जो होंगे, सपोज अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इजीली लूज कर सकता है, ना कि जो है वो 7 गेन करेगा। तो वो 1 इजीली क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। लूज करके वो इसका मतलब है कि जो अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो 2 इजीली लूज कर सकता है, ना कि 6 वो गेन करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से कम होंगे तो वो क्या होगा, कंडक्टर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज मोर देन 4 द सब्सटेंस इज यूजुअली। तो अगर मोर देन 4 होगा तो वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर होगा। और इसी तरह से अगर उसमें क्या क्वेश्चन नंबर 7 है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज 4 देन द सब्सटेंस इज यूजुअली, उसको क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर। क्योंकि जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ना वो क्या करेगा, ना वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ना वो 4 गेन करेगा, बल्कि 4 दूसरे नाइबरिंग एटम के साथ मिलकर वो क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है 1 कॉलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें चार्ज कितना है, 1 कॉलम है। क्यू कितना है, 1 कॉलम है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10 की रेज़ पावर -19 कॉलम है। हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने, एन फाइंड करना है। तो आपको पता है क्यू किसके बराबर होता है कि Q इज इक्वल टू एन ई के बराबर होता है। यहाँ से n निकालें तो n इज इक्वल टू Q/E।
तो n इज इक्वल टू क्यू कितना है 1 कॉलम है और ई कितना है 1.6 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 19 कॉलम। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की रेज पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉइंट अगर ख़त्म करें 100 से डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा 625 इंटू 10 की रेज पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये 625 इंटू 10 की रेज पावर 16 इलेक्ट्रॉन, ये ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर एज अबाउट, तो ये 200 फ्री इलेक्ट्रॉन, 20 इंटू 10 की रेज पावर फ्री इलेक्ट्रॉन 8.5। तो इसका ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। इट्स एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। तो ये आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, 8.5 इंटू 10 की रेज पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑनली नेगेटिव चार्जेस ऑनली। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों की वजह से क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। फिर ईएमएफ इन अ सर्किट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करती है, इंक्रीज सर्किट रेजिस्टेंस डिक्रीज सर्किट रेजिस्टेंस, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। और फिर नेक्स्ट क्या है, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ क्या करती है कि जब भी किसी एक्सटर्नल कोई रजिस्टर या कोई भी चीज़ अगर आप उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, पॉजिटिव आयंस ओनली, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस ओनली, न्यूट्रल एटम्स ओनली। क्वेश्चन नंबर 12, तो आपको पता है कि मेटालिक कंडक्टर में जो करंट होता है वो किसकी वजह से फ्लो करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ द यूनिट ऑफ, तो इसमें चार्ज, पावर, एनर्जी और नॉन ऑफ द अबव। तो पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ द यूनिट ऑफ, वैसे तो इसका जो अगर आप निकालें पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट अगर निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू W ओवर Q। तो जॉल पर कॉलम इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की। लेकिन एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जॉल होती है। तो इसमें यहाँ पे बुक में तो ऑप्शन ये 3 दिया हुआ है, लेकिन ये नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर उसके बाद 14 द इलेक्ट्रिक करंट इन अ लिक्विड इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ electrons only, positive ions only, negative and positive ions both, electron and positive ions both। ये क्वेश्चन नंबर 14। तो लिक्विड में जो करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से फ्लो करता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस बोथ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस बोथ। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, सम स्केलर। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सिंपल स्केलर क्वांटिटी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है अ बिलियन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 10 की रेज़ पावर -3 सेकेंड, द करंट इज। अब हमने करंट फाइंड करना है, ये मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम। बिलियन इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन नंबर 16 है n दिया हुआ हमारे पास 1 इंटू 10 की रेज़ पावर 9, बिलियन क्या होता है 10 की रेज़ पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टाइम है 10 की रेज़ पावर -3 सेकेंड, आई हमने फाइंड करना है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 की रेज़ पावर -19। तो आई हम फाइंड कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, ये फार्मूला लगाएंगे और क्यू किसके बराबर होता है, एन ई ओवर टी हो जाएगा ये। फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो आई इज इक्वल टू एन की वैल्यू है 1 इंटू 10 की रेज़ पावर 9, ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की रेज़ पावर -19 और टी की वैल्यू है 10 की रेज़ पावर -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की रेज़ पावर -7 एम्पेयर्स। तो ये देखते हैं इसका ये कितना ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका आ जाता है ये। फिर इसी तरह से 17 है द इलेक्ट्रिक करंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग अ गैस इज ड्यू टू, क्वेश्चन नंबर 17। तो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस की वजह से जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस बोथ। तो इलेक्ट्रॉन्स ओनली, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस नहीं, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ज़ाहिर है चूँकि गैसेस डिस्चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स उसमें से स्केप कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव आयंस पीछे रह जाते हैं और उनसे उनकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखें, हाउ लॉन्ग डज इट टेक
15 microcoulomb of charge to pass a point in a circuit if the current flow is 15 मिली एम्पेयर। तो कहता है कि कितना टाइम लगेगा एक चार्ज को 50 माइक्रोकूलम चार्ज को एक पॉइंट से पास करने में, जबकि करंट कितना फ्लो कर रहा हो 15 मिली एम्पेयर। तो हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्यू दिया हुआ है 50 माइक्रोकूलम, करंट दिया हुआ है आई इज इक्वल टू 15 मिली एम्पेयर और हमने टाइम फाइंड करना है। तो हमें पता है आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, और यहाँ से t आप फाइंड कर सकते हैं, t इज इक्वल टू क्यू ओवर आई। और यहाँ पे आप q की वैल्यू पुट करें 15 टू 10 की रेज़ पावर -6 कूलम, और i की वैल्यू पुट करें तो आपके पास t आ जाएगा 3.33 इंटू 10 की रेज़ पावर -6, और ये -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3, और ये -3 आ जाएगा 3.33 इंटू 10 की रेज़ पावर। ये कैलकुलेटर से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, t आ जाएगा ये। अब ये देखते हैं ये कितना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन। आपको पता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमेशा उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ना ही लेंथ के ऊपर, ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, और ना ही उसकी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका ये आ जाएगा 4। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल के ऊपर और उसके टेम्परेचर के ऊपर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, the quantity of charge that will be transferred by current flow of 10 ampere over 1 hour period is। तो हमने चार्ज फाइंड करना है, करंट दिया हुआ है 10 एम्पेयर और टाइम दिया हुआ है कितना, 1 आवर। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं 20 का। 20 आई दिया हुआ कितना 10 एम्पेयर, टी 1 आवर। तो इसको आप सेकंड में चेंज कर लें, 60 इंटू 60 करेंगे तो ये 3600 सेकंड आ जाएगा। और हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है। तो आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होता है, और यहाँ से क्यू फाइंड कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई टी, और क्यू इज इक्वल टू आई और टी। आई की वैल्यू भी दी हुई है और टी की वैल्यू भी दी हुई है। तो ये यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें तो ये क्यू इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की रेज़ पावर 4 कूलम आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 2.4 इंटू 10 की रेज़ देखते हैं क्या इसका आंसर आया है, 3.6 इंटू 10 की रेज़ पावर 4, 3.6 इंटू 10 की रेज़ पावर 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मटेरियल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको पता है रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती है। जिस तरह आप कॉपर लेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस कुछ और होगी, एल्यूमिनियम लेंगे उसकी कुछ और होगी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो किसके इंडिपेंडेंट है, इसका जो है वो आप कह सकते हैं शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। 21 क्या आ जाएगा, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसकी शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, ए लेंथ ऑफ अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohms। कि एक वायर की लेंथ है, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 6 ohm है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल 3 times as long and twice the cross sectional area will be। कि यानी हमने उसी मटेरियल की वायर लेनी है, वो 3 times उससे लॉन्ग हो और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या हो, उससे डबल हो, तो देन उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। R1 कितनी दी हुई है, 6 ohm दी हुई है, और R2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। R1 आपको पता है कि R होता है रो L ओवर A, तो हम यहाँ पे R1 के लिए लिख लेते हैं R1 इज इक्वल टू रो L ओवर A, और R2 इज इक्वल टू रो, चूँकि मटेरियल सेम है तो रो दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी, इसको रो ही लिखेंगे। लेकिन वो क्या कहता है कि 3 times लेंथ ज़्यादा होगी, तो हम इसको लिख लेते हैं 3L,
और 2 टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो हम इसको 2a लिख लेते हैं। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, अब R2/R1 इसको डिवाइड करेंगे, R2/R1 इज इक्वल टू रो 3l/2a डिवाइडेड बाई रो l/a। तो अब यहाँ पे ये ऊपर जाके a/रो l आ जाएगा, रो 3l/2a मल्टीप्लाइड बाई a/रो l। तो ये a और ये a कैंसिल, ये रो और ये रो कैंसिल, ये l और ये l कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। R2/R1 इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ से R2 निकालेंगे तो ये R1 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू 3/2 R1। अब यहाँ पे R2 आ जाएगा 3/2 इंटू R1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 6, तो ये 2 और 3 2 ज़ार 6, तो 3 3 ज़ार 9, तो R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 9 ओम, और ऑप्शन नंबर 2 इसका आ जाएगा। ये देखते हैं 22, ये 9 ओम। फिर उसके बाद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ द ऑर्डर ऑफ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की बहुत कम होती है, तो ये देखते हैं कितनी है इसकी। तो ये होती है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है इसकी, तो ये 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल, आपको पता है, ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा है कि कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर डैश विद राइज इन टेम्परेचर। तो मेटल्स के केस में जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। जो मेटल में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाते हैं उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है मेटालिक कंडक्टर के केस में। इसके बाद 26 है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन एनर्जी सोर्स दैट प्रोवाइड 50 मिली जूल ऑफ एनर्जी फॉर एवरी माइक्रो कॉलम ऑफ चार्ज दैट फ्लोज इज। द पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड करना है, और एनर्जी दी हुई है 50 मिली जूल और एवरी माइक्रो कॉलम, और चार्ज दिया हुआ है 1 माइक्रो कॉलम। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 का। इसमें देखें एनर्जी दी हुई है 50 मिली जूल, क्यू दिया हुआ है 1 माइक्रो जूल, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है W/Q। तो W क्या हमारे पास 50 × 10⁻³ और जो चार्ज दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻6। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हैं 50 × 10⁻³ वोल्ट या 50 kV। तो ये ऑप्शन नंबर देखते हैं कितना आ गया 50 kV, ये ऑप्शन नंबर 4 आ गया। इंसुलेटर्स हैव डैश टेम्परेचर, जैसा कि हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि इंसुलेटर्स का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। जो हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, तो ये क्या है, यूरिका है डैश टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इससे ज़्यादातर इस मटेरियल से क्या बनाई जाती हैं, रेजिस्टेंसेस बनाई जाती हैं, और इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो क्या है, ऑलमोस्ट 0 होता है। 0 नहीं होता लेकिन 0 के करीब तरीन होता है। what quantity of charge must be delivered by a battery with potential difference of 100 volt to do 500 joule of work। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं 29 का। 29 में पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट दिया हुआ है और एनर्जी 500 जूल दी हुई है। तो हमने Q फाइंड करना है, तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस W/Q। तो Q निकालेंगे तो W/ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो Q कितना आ जाएगा, 5 कॉलम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 कॉलम। तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। और क्वेश्चन नंबर 30 है ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेच टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल। कि एक एल्यूमिनियम की वायर है उसको हम स्ट्रेच करते हैं और उसका डायमीटर को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करके उसको हाफ कर देते हैं, और इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम। अब कहता है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो एक पीस ऑफ वायर है एल्यूमिनियम का, उसको स्ट्रेच करके हम उसकी जो डायमीटर है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी। तो अब R1 हमारे पास है रो L/A।
और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू रो एल ओवर, चूँकि डायमीटर इन्वॉल्व है तो हम इसको एरिया होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं आर को d/2 का स्क्वायर, या A1 इज इक्वल टू पाई d स्क्वायर बाई 4। तो A2 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये एरिया हमारे पास क्या आ गया, पाई d स्क्वायर बाई 4। अब ये हमारे पास क्या आ गया, R1 आ गया। R1 क्या आ गया हमारे पास, 4। R1 हमारे पास रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर ओवर 4, तो ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब R2 देखते हैं, R2 क्या है, R2 इज इक्वल टू रो एल ओवर A2। A2 क्या हमारे पास, अब हमने उसका डायमीटर को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। हाफ किया तो नीचे क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और चूंकि डायमीटर का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो ये R2 आ जाएगा हमारे पास रो एल ओवर A2 इज इक्वल टू रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर बाई 4 बाई 2 का स्क्वायर। तो ये R2 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ये 2 ऊपर जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 जार कितना हो जाएगा, 4 4 4 जार 16। तो ये जो नीचे जो 16 है ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 16 रो R2 क्या आ जाएगा, 16 रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। R2 बाई R1 इज इक्वल टू 16 पाई एल ओवर रो पाई डी स्क्वायर, रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये वाले और ये वाली जो वैल्यूज हैं सारी कैंसिल हो जाएंगी, तो 4 और 4 4 जार 16। तो R2 ओवर R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। R2 ओवर R1 इज इक्वल टू 4, और R2 इज इक्वल टू 4R1, R2 इज इक्वल टू 4R1, और इसका जो ऑप्शन आ जाएगा ये आ जाएगा 4 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।